Good morning to all. Today we will discuss about the Maxwell distribution law of velocity and energy. This law is based upon the kinetic theory of gas, and kinetic theory of gas said the molecule of gas are continuously moving in different direction with different velocity and possessing different kinetic energy. They keep on colliding with one another and also with the wall of container. During their collision, that collision is perfectly elastic. There is no net loss of energy takes place. या दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ मोलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ मोलिक्यूल की स्पीड कम हो जाएगी। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखें तो वहां पर मोलिकुलर चार्ज होगा। मोलिकुलर चार्ज क्या होता है? वो एक अजम्पशन होती है, वो बोलती है कि वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल दे आर अनकोरिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन। वो पार्टिकल एक दूसरे से कोरिलेट रखते ही नहीं है एंड पोजीशन भी उनकी वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम उनके कोलिजन के टाइम पर हम उनकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग ईच पार्टिकल सेपरेटली। उसको हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सवेल क्या सजेस्ट करता है? एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनकी वेलोसिटी यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग ए पर्टिकुलर वेलोसिटी दैट रिमेन कांस्टेंट। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे कांस्टेंट रहेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। या हम कहते हैं कि इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे उसने बताया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा एक रेंज के अंदर, C एंड C प्लस DC। उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया dn/n, ये निकाला गया एक्चुअली dn/n इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वेयर ओवर 2 RT here c स्क्वेयर DC। अगेन dn/n इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वेयर ओवर 2 RT इंटू c स्क्वेयर DC। इस इक्वेशन को 1 मान लिया गया। कहता है कि यहां पर dn क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी C एंड C प्लस DC, और यहां पर n इंडिकेट करेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, और यहां पर m रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूलर मास को, T रिप्रेजेंट करेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस को, एंड हियर C रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो DC को अगर मैं इसके नीचे लेकर आऊं, इसके डिनोमिनेटर में लेकर आऊं, तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी 1/n dn/dc इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वेयर ओवर 2 RT इंटू C स्क्वेयर। इस इक्वेशन को हमने दो इक्वेशन मान लिया। अब कहते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है, ये इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी C। इसको हम वेलोसिटी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उस मॉलिक्यूल के फाइंड आउट करने की जिसकी वेलोसिटी C है। अब कहते हैं कि इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्या बताती है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन बताएगी हमारे, देखो मैंने क्या किया, दो एक्सिस, इसको बता सकते हैं हम एक ग्राफ प्लॉट करके, या हाँ इसमें देखो मैंने क्या किया, दो एक्सिस ली। एक एक्सिस पर ले लिया हमने स्पीड, दूसरी एक्सिस पर ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल एट दैट वेलोसिटी, एक विद दैट वेलोसिटी, उस वेलोसिटी के साथ क्या क्या है। तो इसमें तुम ये देखो कि हमने जैसे लिया इसका एक्सपोनेंशियल कर्व आया, ये कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल कर्व में इसका जो सिग्निफिकेंस है, मैं स्पीड अगर इंक्रीज करता जाऊंगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, एक पॉइंट मैक्सिमम आएगा यहां पर, उसके बाद स्पीड बढ़ने के साथ साथ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे हमारे, और जीरो हमारी वेलोसिटी पर या वहां पर जीरो वेलोसिटी पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी हमारे जीरो होते हैं, कोई मॉलिक्यूल वहां पर नहीं होता, यानी कि जिसकी वेलोसिटी जीरो होती है वहां पर प्रोबेबिलिटी भी जीरो हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी जीरो हो जाता है। इसमें जो ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो हमारे पास स्पीड आएगी दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और जो हमारे पास इस मैक्सिमम जो ये पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगा दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग में हमारा क्या फ्रैक्शन है, इस प्लॉट को बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी। ये क्या क्या बताएगा, देखो
अगर मैं बात करूं एरिया बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट दैट इज सेपरेटेड बाय डीसी इज इक्वल टू डी एन बाय एन, इसने ये कहा है कि एरिया बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट, मान लिया मैंने इन दोनों के बीच का एरिया बताना है, जिसमें ये कह दिया कि इधर से लेकर आगे तक जो ये वेलोसिटी है ये है c, और यहां से लेकर आगे तक जो वेलोसिटी है ये है c प्लस dc, ये है। तो इसमें जो फ्रैक्शन एरिया बिटवीन द टू ऑर्डिनेट सेपरेटेड बाय डीसी, ये देखो इसका एरिया, इसका एरिया बता रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डी एन बाई एन, इसको डी एन बाई एन से बताएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी सी बिटवीन द सी एंड सी प्लस डी सी, इसके बीच में। अब जो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल, जो इसके बीच में ये पूरा एरिया आ रहा है, ये देखो पूरी इस कर्व के बीच में, ये बताएगा हमारा एरिया अंडर द कर्व, ये टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल को बताएगा। और इसकी जो ये हाइट है किसी पॉइंट पर भी, वो बताएगी उस वेलोसिटी पर उसकी फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल कितने हैं, वो ये बताएगा इस कर्व की इस हाइट, ठीक है। तो ये था हमारा उस कर्व के बारे में सिग्निफिकेंस, कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। अगर हम दो अलग अलग, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा, लेकिन अगर मैं इनको दो अलग अलग टेम्परेचर लेकर इनको मैं अगर डिस्कस करना चाहूं, दो अलग अलग टेम्परेचर पर, मान लिया कि एक टेम्परेचर पर कर्व ये आती है जिसका टेम्परेचर है T1, और अगर मैं ये कहूं कि इसमें जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, ये मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, इसके कोरस्पोंडिंग में जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है वो F मान लिया, और इसे कोरस्पोंडिंग में जो मैक्सिमम वेलोसिटी या जिसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो आएगी, उसको मान लिया मैंने अल्फा 1। ऐसे ही उसके बाद अगर मैं चलता हूं दूसरी कर्व पे जिसको टेम्परेचर T2 पे मान रहा हूं, टेम्परेचर T2 पर उसके कोरस्पोंडिंग में जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल आएगा हमारा वो आएगा F2, ठीक है, फ्रैक्शन F2 आएगा। और उसके बाद अगर मैं उसके कोरस्पोंडिंग में, इसके कोरस्पोंडिंग में मैं अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखता हूं तो वो आएगी अल्फा 2, एट टेम्परेचर T2, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट टेम्परेचर T2। और इसमें अगर ये कहें कि T2 ज्यादा टेम्परेचर है T1 से, तो इस ग्राफ की क्या क्या सिग्निफिकेंस होंगी, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। देखो सबसे पहले जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व है दो अलग अलग टेम्परेचर पर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जनरल जो मैंने तुम्हें शुरू में पहले बताया था उसके बारे में बताते हैं। देखो इसमें ये बताया हुआ है कि द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी 0 है, दो मोलिक्यूल विच आर मोशनलेस इज 0, यानी कि जो जिसकी वेलोसिटी 0 है उसमें फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल भी 0 होगा, उसका कोई मोशन ही नहीं होगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी 0 से ज्यादा है, वो अगर इंक्रीज हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के साथ बढ़ते जाएंगे और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, रीच ए मैक्सिमम वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू ए पर्टिकुलर वेलोसिटी एंड देन बिगिन टू डिक्रीज, उसके बाद वो डिक्रीज होते जाएंगे। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल कर आते हैं, पहला पॉइंट आता है क्या, कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल ऐसे जिसके पास सबसे कम वेलोसिटी है या सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, उनका फ्रैक्शन बहुत ही कम होगा। जैसे अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं, देखो यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, इसमें ये देखो ये जो हमारा ये जिसकी बहुत कम वेलोसिटी है या बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, ये हमारे पार्टिकल बहुत कम है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में ये बताया गया है फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटी आर वेरी स्मॉल। उसके बाद फ्रैक्शन द वेलोसिटी कोरस्पोंडिंग टू फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल कोरस्पोंडिंग टू विच प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल जिसके कोरस्पोंडिंग में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, एक मैक्सिमम पॉइंट के कोरस्पोंडिंग में जो वेलोसिटी आएगी जहां पर वो ग्राफ मैक्सिमम रीच करेगा, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। या इसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल ऑफ द गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल कौन क्या वेलोसिटी पोजेस करते हैं। जैसे अगर मैं इस ग्राफ में कहूं तो ये मैक्सिमम फ्रैक्शन है टेम्परेचर T2, ये हमारा, और ये मैक्सिमम फ्रैक्शन यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इसके कोरस्पोंडिंग में ये एट टेम्परेचर T1, ये है एट टेम्परेचर T2। तो हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। यहां
अगर मैं टेम्परेचर का इफेक्ट बताना चाहूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी पे, तो यहां पर 3 पॉइंट नोटिस किए गए। क्या? देखो टेम्परेचर पे एक तो हायर टेम्परेचर पर अगर देखूं, पीक जो हाई टेम्परेचर वाली है वो थोड़ी आगे शिफ्ट कर गई, यहां शिफ्ट कर गई। और दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड, वो एक तो आगे शिफ्ट कर गई और थोड़ी डाउनवर्ड शिफ्ट कर गई। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है, जो हाई टेम्परेचर पर कर्व है वो थोड़ी लोअर है एज कंपेयर टू द कर्व एट लोअर टेम्परेचर। अगर हम इन तीनों पॉइंट को ग्राफ में देखना चाहें तो तुम ये देखो, पहला पॉइंट बोलता है कि पीक हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट कर गई, देखो ये पहले पीक यहां थी, अब ये थोड़ी सी आगे आ गई भी। दूसरा पॉइंट वो बोलता है कि पीक डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी और थोड़ी फ्लैटन हो जाएगी। तो यहां पर पीक इससे ऊंची है, थोड़ी ये नीची है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर गई। और इसने कहा है कि पीक एट हायर टेम्परेचर शिफ्ट फॉरवर्ड, ये थोड़ी आगे की तरफ शिफ्ट करेगी, और लोअर टेम्परेचर वाली शिफ्ट ऊपर होगी, और हायर टेम्परेचर वाली शिफ्ट थोड़ी सी जो ये ग्राफ है हमारा थोड़ा नीचे से होगा। तो ये बताता है इसके बारे में। देखो आगे इसमें थर्ड पॉइंट ये था कि द कर्व एट हायर टेम्परेचर इज लोअर, ये नीची होगी और वो हमारी ऊंची होगी, हमारी थोड़ी सी कर्व। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। और इस ऑब्जर्वेशन से हमारे कुछ और पॉइंट निकलकर सामने आए। एक कहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट पोजेसिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दैट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रही है, हाई टेम्परेचर पर कर्व है, ये लो टेम्परेचर पर कर्व है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये देखो हाई टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अल्फा 2 है और लो टेम्परेचर पर है अल्फा 1, तो ज्यादा अल्फा 2 हुई हमारी, तो हाई टेम्परेचर पर हमारी अल्फा 2 ज्यादा होगी, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरा पॉइंट बोलता है कि उसका फ्रैक्शन कम हो जाएगा। जैसे इसमें देखो F1 ज्यादा है F2 से, तो हाई टेम्परेचर पर उसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएगा। 2 पॉइंट में ये बताता है। तीसरे पॉइंट में क्या बताएगा, ये देखिए तीसरे पॉइंट में टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोअर स्पीड डिक्रीज, whereas फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर स्पीड इंक्रीज। देखो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी लोअर स्पीड है वो कम हो जाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर स्पीड वो इंक्रीज हो जाएंगे। देखो मैं ये बता रहा हूं, देखो एक मिनट, एक ग्राफ पर आते हैं हम एक बार। तो इसमें ये बताया गया है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी लोअर स्पीड है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं वो कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर। लेकिन अगर हम हायर टेम्परेचर पर बात करते हैं कि हायर टेम्परेचर पर तो उनका फ्रैक्शन बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। यहां पर लोअर स्पीड वाले फ्रैक्शन मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, हायर स्पीड पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे एट हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पर इसका उल्टा, यहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम है। तो थर्ड पॉइंट ये बताता है। तो इससे भी हम 3 पॉइंट हमारे निकल कर आते हैं आगे, जो मैंने तुम्हें ग्राफ की मदद से बताया, मैंने तुम्हें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने अच्छे से समझे। आगे चलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी पर। एनर्जी में मैंने तुम्हें जो पहले 2 इक्वेशन दिखाई थी, dN/n इक्वल टू 4 पाई आगे आई थिंक वहां था, एक बार इक्वेशन पर चलते हैं हम। 2/4 पाई इंटू m/2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc² (2RT c² इंटू DC। तो ये हमारी इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन पर चलते हैं हम। इसमें इक्वेशन 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में तो हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, हाफ mc² इक्वल टू E। तो उसको अगर करना है, E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल, इस इक्वेशन को 3 मानते हैं। अब इसमें जो ये 2 है इसको मैं यहां पर लाता हूं, रीअरेंज करता हूं, यहाँ mc² इक्वल टू 2E। और इसमें ये भी ध्यान रखना हमारे पास C भी होगा उस इक्वेशन में, c² DC, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 4 को दोनों साइड। जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं C के विद रिस्पेक्ट, यहां पर क्या आएगा, 2 आगे 2mc DC इक्वल टू 2DE, ये आ जाएगा। 2 से मैं 2 कैंसिल करूंगा, mc DC इंटू इक्वल टू DE,
ये आ जाएगा। अगर मैं इक्वेशन 4 को दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूं तो m की पावर 1/2 सी स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 2e की पावर 1/2 हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी m की पावर 3/2। यहां पर 1/2 था, यहां पर 1 था, तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा। अगर मैं c और c को मल्टीप्लाई करता हूं तो c स्क्वायर आएगा, और डी सी यहां से कैसे आएगा, इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2e की पावर 1/2 डी हमारे पास ये आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो m की पावर 3/2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, इसके हमारे पास बच जाएगा सी स्क्वायर डी सी इक्वल टू 2e की पावर 1/2 डी ओवर m की पावर 3/2 ये आ जाएगा। अब अगर मैं सी स्क्वायर डी सी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं उस इक्वेशन 1 में, और यहां से सी स्क्वायर डी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ एम सी स्क्वायर की जगह ई रख दूं मैं इक्वेशन 3 से, जब मैं इनको रखता हूं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी एन ओवर एन इक्वल टू 4 पाई m ओवर 2 पाई आर टी की पावर 3/2। ये तो सब कुछ एज इट इज था, ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2 आर टी। यहां पर देखो एम सी स्क्वायर ओवर 2 इसको मैं ई रखूंगा, ठीक है, और सी स्क्वायर डी सी को मैंने ये रख दिया। अब आगे चलते हैं, देखो जब मैंने एम सी स्क्वायर ओवर 2 को ई रख दिया हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। अब इस इक्वेशन के बाद देखो इसको हमने कैसे सोल्व करना है, यहां पर m की पावर 3/2 है, यहां भी m की पावर 3/2 है, इसको काट देंगे, यहां से हम कैंसिल हो जाएगा यहां से ये। यहां पर 2 की पावर 3/2 है, इसका मतलब है 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, ये होता है हमारा। अब आप ये देखो 2 की पावर 1/2 ये रहा, और 2 की पावर 1/2 ये रहा, और 2 की पावर 1/2 ये रहा, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और यहां पर 4, 2 टू द 4, ये बच गया 2 पाई, और m कट गया था हमारा 2 पाई आर टी की पावर 3/2 यहां आ जाएगा। e की पावर माइनस हाफ एम सी स्क्वायर जो था उसको e रख दिया, यहां पर e रख दिया हमने, तो यहां पर आएगा माइनस ई ओवर आर टी। यहां पर e 2 की पावर 1/2 कैंसिल हो गया था, e की पावर 1/2 डी ये इक्वेशन आ जाएगी। यहां पर डी एन रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी E और E प्लस डी के बीच में है, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P डैश, यहाँ पर जो डी एन ओवर डी को इसके डिनोमिनेटर में लाऊंगा, यहाँ बन जाएगा 1 ओवर एन डी एन ओवर डी इक्वल टू 2 पाई ओवर पाई आर टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई ओवर आर टी ई की पावर 1/2। जो ये 1/n डी एन ओवर डी है इसको हम मानते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, P डैश को। तो ये इक्वेशन 9 आएगी, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज योर complete Maxwell distribution law of energy and velocity।